हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति इतिहास के पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति को लेकर आया हूँ जो 9वीं कक्षा में है। तो ये चैप्टर हिस्ट्री का है। बच्चों को हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन जब इस वीडियो को ध्यान से देखोगे आप तो आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा और ये चैप्टर आसानी से आपको एक ही वीडियो में लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दुनिया में पहली बार जब क्रांति हुई वो फ्रांस में हुई थी। अगली 10th में आप पढ़ोगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो 9th और 10th में जो ये टॉपिक है बहुत कॉमन है। तो फ्रांसीसी क्रांति दुनिया में या यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी। कब हुई? 14 जुलाई 1789 को 1789। सबसे पहले ये डेट याद रखनी है आपको कि फ्रांसीसी क्रांति किस दिन प्रारंभ हुई। 14 जुलाई 1789 को 1789। ठीक है, 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, याद रखने योग्य बातें। तो बेटा देखो, 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, 3 वर्गों में बटा था फ्रांस का समाज। प्रथम में चर्च के पादरी आते थे जो पूजा पाठ करवाते हैं, पादरी बोलते हैं उनको फ्रांस में। द्वितीय स्टेट में सम्राट का कुलीन वर्ग, कुलीन मतलब सामंतवाद या अभिजात वर्ग, जो अमीर लोग होते हैं। कुलीन मतलब अमीर लोग, अभिजात वर्ग। कई बार अभिजात का ऑप्शन भी आएगा आपके सामने, तो अभिजात वर्ग भी सही है, बिल्कुल अभिजात वर्ग कहते हैं इसे। और कुछ लोग उसे सामंत, सामंत क्या होते हैं? ज़मीन के मालिक, सामंतवाद भी। तो पहला क्या है बेटा? पहला आपका है प्रथम स्टेट जिसमें पादरी आते हैं, द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांस समाज का कुलीन वर्ग आता है, और तीसरा स्टेट इसमें व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, मजदूर, सब कुछ। यानी इन दोनों, पहले दोनों को छोड़ दो तो बाकी जनता थर्ड में आती है। समझ में आया कि फ्रांसीसी समाज 18वीं शताब्दी में 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में चर्च के पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में समाज का कुलीन वर्ग जिसे रईस वर्ग कहते हैं, और थर्ड स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, किसान, वकील, ये सब आते थे। तो एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये आपको याद कराया मैंने कि 14 जुलाई 1789 को। तो ये बेटा 2 पॉइंट आपको लर्न करने हैं कि फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है 100% लोगों में से 10% थे दोनों और 90% ये लोग थे थर्ड स्टेट वाले। यानी कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें 100 करोड़ है तो 10 करोड़ थे पादरी और कुलीन, बाकी 90 करोड़ आम लोग थे। अब आगे बताता हूँ। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों का, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। इन 10% के हाथ में 60% ज़मीन थी। इन 10% के हाथ में 60% ज़मीन थी। तो ये आपको नोट करना है, ये रईस वर्ग था। ठीक है, लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। ये आपको पॉइंट रखना है। तो 40% पे किसका? इन गरीबों का विचार होगा। आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा ये वाला। तृतीय स्टेट, तीसरे स्टेट में कौन लोग आते हैं? पादरी और कुलीन को छोड़ के सारे लोग, आपको याद रखना है। इसमें व्यवसायी, वकील, मजदूर, किसान मजदूर, सब्जी बेचने वाले, मतलब सभी गरीब आ गए इन थर्ड स्टेट में। तो तीसरे स्टेट को ही, और एक और बात, तीसरे स्टेट को ही कर देना पड़ता था। यानी कि अमीरों को टैक्स से छूट थी, थर्ड स्टेट के लोगों को कर देना पड़ता था। तीसरे स्टेट से चर्च पूजा का कर वसूलता था। पूजा करने का कर उसे टाइड बोलते हैं, TITHE। तो ये आता टाइड क्या है, या चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर क्या था? टाइड। थर्ड स्टेट चर्च को भी एक टैक्स देता था। इस टैक्स को धार्मिक कर भी बोलते हैं बेटा। कई बार धार्मिक वर्ड आ जाए। धार्मिक कर किसको दिया जाता था? चर्च को। धार्मिक कर, पूजा पाठ का कर, उसका नाम क्या था? टाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स,
एक टैक्स तो चर्च वाले वसूलते थे थर्ड स्टेट से, एक टैक्स सरकार, जो सरकार टैक्स वसूलता था उसे टाइल बोलते थे, टाइल, टैली, फ्रांस में टैले बोलेंगे, ठीक है। टाइल सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर और टाइड चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, ठीक है। कर मतलब टैक्स, टैक्स जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो 100 रुपये की टिकट में 25% टैक्स लिखा होता है उसमें, तो इस तरीके से टैक्स होते हैं कर, जिससे सरकार का खजाना चलता है, ठीक है। तो आपने अभी क्या सीखा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? पहला तो ये सीखा फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, और लगभग 60% ज़मीनों पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था टाइड और सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर टाइल, और कर कौन देता था? तृतीय स्टेट, तीसरा स्टेट, ठीक है बेटा। ध्यान से वीडियो को देखोगे, चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक बार वीडियो देखने से ही आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें आनंद आ रहा है, उनको कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। अगला, प्रथम 2 स्टेट, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। ये भी आएगा कि किन समाज के किन लोगों को, किस वर्ग को विशेष अधिकार मिले हुए थे, तो आप कहोगे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को जन्म से कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। वो विशेष अधिकार क्या थे? जैसे राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट, यानी इनको, अगर आप किसी पादरी के घर में पैदा होते हो या कुलीन के घर में पैदा होते हो तो आपको पहला छूट क्या? टैक्स देना ही नहीं लाइफ टाइम। तो राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट थी, किसको? पादरी और कुलीन वर्ग को, ठीक है। ये कहानी पूरी फ्रांस की है कि फ्रांस में जो समाज था वो 3 वर्गों में था, पादरी वर्ग यानी जो चर्च में पूजा पाठ करते हैं, कुलीन वर्ग जो फ्रांस के अमीर लोग हैं, और तीसरे स्टेट जिसे हम गरीब कहते हैं अपने इंडिया की भाषा में, गरीब लोग। बहुत रईस प्रथम स्टेट, सेकंड में मिडल, ये मान लो आप, ठीक है। और राज्य के सभी टैक्स, एक और पॉइंट महत्वपूर्ण, सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है वैसे तो इस वीडियो में, राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट को ही देने पड़ते थे। वहन मतलब उनका खर्चा केवल तृतीय स्टेट के लोग ही उठाते थे। तो अभी तक आपको कहानी में समझ आ गया कि समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। 2 वर्ग कोई टैक्स नहीं दिया करते थे, उनको जन्म से कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे कि उनको टैक्स नहीं देना। टैक्स किसको देना है? थर्ड स्टेट को देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी वहाँ के राजा की। 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। 1774 फ्रांस की क्रांति के समय भी राजा यही था। अब देखो 10 ऐसे लिखते हैं, 15, 1, 16, लुई 16वां। अब कहोगे लुई 16वां कैसा नाम है भाई? वहाँ पे अगर लुई 1 का नाम है तो लुई 1, लुई 2, लुई 3, ऐसे इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नाम चलते जाते हैं। तो लुई 16वां फ्रांस का राजा था। वो किस राजवंश का था? बूर्बो राजवंश का था। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है कि फ्रांस के राजा का नाम बताओ, तो लुई 16वां है। और कब राजा बना? 1774 में। याद रखना बेटा, 1774 में। और जब राजा बना उसकी उम्र थी 20 साल, 20 ईयर्स उम्र थी बेटा, जब लुई 16वां बूर्बो राजवंश का था। जैसे होता ना, आप किस राजवंश के हो? सिसोदिया राजवंश, मौर्य राजवंश, राजपूत राजवंश, मारवाड़ राजवंश, है ना, ये राजवंश पूछते हैं ना, यादव हो, शर्मा हो, कुमार हो, क्या हो, तो ये बूर्बो राजवंश के थे। लुई 16वां बूर्बो राजवंश के थे। जब राजा बने उस समय उम्र 20 साल थी, और 1774 में 1774 में ये किंग बने। कहाँ के? फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे। इसका विवाह, इनका लुई 16वां का विवाह ऑस्ट्रिया, एक ऑस्ट्रेलिया होता है जिससे मैच चलते हैं, ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग से महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतो एनेथ से हुआ। तो रानी का नाम एंतो एनेथ है, राजा का नाम लुई 16 है, ठीक है। इनका विवाह हुआ, ये राजा बने तो बहुत दिक्कत थी। क्या? जब राज्यारोहण मतलब राजा बने, जब राजा बने तो राजकोष खाली पाया। राजकोष मतलब राजा का खजाना खाली पाया इन्होंने जब ये राजा बने, ठीक है। कौन? लुई 16वां। किस राजवंश के? बूर्बो राजवंश के। कब राजा बने? 1774 में बने। रानी का नाम
एन तो एन, ये सब पॉइंट आपको लर्न हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कारण थे भाई, देखो अब है कि जब वो राजा बने उस समय राजकोष खाली था, जिसके कारण भी थे। भाई क्यों खाली था राजकोष, क्या वजह हो गई थी, क्यों राजा गरीब था? क्योंकि लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। भाई फ्रांस में लंबे टाइम तक युद्ध होते रहे तो वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। इससे पहले के राजाओं ने शान शौकत पर बहुत फिजूल खर्ची करी थी। शान शौकत पर फिजूल खर्ची, बहुत फिजूल खर्ची शान शौकत पे करी थी। किसने? इससे पूर्ववर्ती राजाओं ने। पूर्ववर्ती राजा कौन होते हैं? इनसे पहले जो राजा रह चुके हैं उन्हें पूर्ववर्ती राजा कहते हैं। शान शौकत पे बहुत फिजूल खर्ची करी। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में अमेरिका को आज़ाद करवाने में, अमेरिका को 13 उपनिवेश वापस करवाने में ब्रिटेन के खिलाफ फ्रांस ने अमेरिका की सहायता करी। यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, भाई अमेरिका लड़ाई लड़ा था ब्रिटेन से आज़ादी की, फ्रांस ने अमेरिका की जान बचाई, सहायता करी, तो उसमें भी कर्जा हो गया। भाई जब किसी की हेल्प करोगे तो पैसा तो लगेगा आपका। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, ये भी एक कारण रहा है। अगला, जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। भाई पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई थी, आप बुक खोलेंगे बहुत पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, 70-80 लाख पॉपुलेशन कुछ सालों में इंक्रीज हो गई थी। तो जीविका संकट, जीविका संकट जीने का संकट। यानी जीविका संकट क्या होता है बेटा, कि अपने जीने की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी ना कर पाता हो, भोजन ना मिल पाता हो, रहने का मकान ना मिल पाता हो, पहनने को कपड़ा ना मिल पाता हो। तो ये चारों कारण थे जिसके कारण राजकोष खाली था। ठीक है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि लुई 16वां का राजकोष खाली क्यों था, तो भाई लंबे युद्धों के कारण फ्रांस लंबे समय तक युद्धों में संलग्न रहा, जिससे वित्तीय संसाधनों का नष्ट हो गया। पूर्ववर्ती राजाओं ने शान शौकत में बहुत फिजूल खर्ची करी। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस ने अमेरिका की मदद करी और जनसंख्या बढ़ी, जीविका संकट आया। भाई देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी, जमीन तो उतनी रहेगी, तो ये दिक्कत थी। आगे बढ़ते हैं। मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग एक नया वर्ग, धीरे धीरे एक मध्यम वर्ग आया। भाई देखो, मिडिल क्लास कौन थे? जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो आप ना गरीब होते हैं ना ज़्यादा अमीर होते हैं, मिडिल क्लास में आ जाते हैं। तो एक नया वर्ग आया, मध्यम वर्ग, जिसमें कौन कौन शामिल था? वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक। ये जन्म से आधारित विशेष अधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिया। भाई पढ़े लिखे थे कि भाई इनको ऐसे क्यों अधिकार दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे? भाई वो भी आज़ाद पैदा हुए, हम भी आज़ाद पैदा हुए हैं, वही फ्रांस में पैदा हुए हैं, हम भी पैदा हुए हैं। तो मध्यम वर्ग ये आएगा कि मध्यम वर्ग में कौन कौन शामिल था? वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि शामिल थे, जो जन्म से आधारित विशेष अधिकार पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। एक बात और, इस बार आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो आपको डेट्स ज़्यादा याद रखनी है, तो मैं डेट्स आपको याद करवा दूंगा हैंड टू हैंड। जैसे 1774 आपको याद होगी, राजा बने थे। 14 जुलाई 1789 में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको याद करवाते रहूँगा। अगला पॉइंट, बढ़ते कर्ज के दबाव में। भाई दबाव बढ़ गया, कर्ज बहुत ज़्यादा था, राजकोष खाली था। तो लुई 16वां ने 5 मई, ये डेट याद रख लो बेटा, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। स्टेट जनरल क्या है बेटा? स्टेट, आपने पढ़ा ना, समाज 3 स्टेट में बटा था। तो स्टेट जनरल एक सभा है, एक मीटिंग है, जो भी कोई नया रूल पास करना तो सबको बुलाया जाता है। स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों को पास किया जा सके। सरकार की इनकम टैक्स द्वारा होती है, जैसे पेट्रोल पे टैक्स है, बियर वाइन पे टैक्स है, हमारे यहाँ हर चीज़ पे टैक्स है। तो बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16वां ने 5 मई 1789, ये डेट याद रखना है, कि स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों को पास किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। स्टेट जनरल में मतदान, स्टेट जनरल मतदान स्टेट के आधार पे होता था। स्टेट मतलब जैसे समाज कितने स्टेट में बटा था बेटा? 3। समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था ना, तो स्टेट के आधार पर था, ना कि प्रति व्यक्ति। यानी कि क्या रूल था बताता हूँ, कि जैसे मीटिंग बुलाई गई तो प्रथम स्टेट के 300 लोग, दूसरे स्टेट के 300 लोग और तीसरे स्टेट के 600 लोग। लेकिन इन 300 का वोट एक ही होता था, यानी 300 अलग अलग वोट होंगे, वोट एक ही, इसका भी वोट एक ही, इसका भी वोट एक ही, यानी 1200 लोग आनेंगे और 3 वोट देंगे, ये सीन था। तो स्टेट जनरल मतदान स्टेट के आधार पर होता था, ना कि प्रति व्यक्ति के आधार पर।
तो भाई लेकिन इस बार कोई सीन हुआ, क्या सीन हुआ सुनेंगे। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग संख्या आधारित मतदान की मांग करने लगे। इन्होंने कहा कि भाई जो लोग यहाँ उपस्थित हैं मीटिंग हॉल में, उन सबसे वोटिंग कराई जाए। ये किसने मांग करी? थर्ड स्टेट ने। क्यों? सारे कर तो उनको देने हैं भाई, सरकार चली उनसे रही है, और लेकिन आप वोट एक बंदे का ले रहे हो। और एक और चीज़, यहाँ पे मीटिंग में औरतों को, मजदूरों को, दासों को आने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, स्टेट जनरल की मीटिंग में मजदूरों को, याद रखना, मजदूरों को, दासों को, स्त्रियों को आने की आवश्यकता, ज़रूरत मतलब नहीं थी, आ ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपनी शिकायतें 40,000 पत्रों के माध्यम से भिजवाई कि हमारे पत्र वहाँ पे सुना दिए जाएं। तो लुई सोलवा ने उनकी मांग खारिज कर दी। भाई तीसरे स्टेट ने सही मांग करी कि जितने लोग आए उनसे एक एक वोटिंग करवा लो, जो फैसला आएगा सब मानेंगे। लेकिन नहीं माना कि भाई 3 वोट मिलेंगे बस, प्रथम एक देगा, द्वितीय एक देगा और थर्ड स्टेट एक देगा। और ये मांग खारिज कर दी लुई सोलवा ने, जिसके विरोध में तीसरे स्टेट के लोगों ने सदन का बहिष्कार कर दिया, यानी भाग के मीटिंग हॉल से बाहर आ गए। ठीक है, तो इसके विरोध में तीसरे स्टेट के लोगों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। आपको याद रखना है चीज़। आगे बढ़ते हैं, ये डेट एक और याद आ गई। तो 20 जून 1789 को क्या घटना घटी? 20 जून 1789 को वे लोग, कौन लोग? तीसरे स्टेट के लोग, वे लोग वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। राष्ट्रीय सभा, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, असेंबली मतलब मीटिंग, यानी स्टेट जनरल नाम बदल के अपना स्टेट था ना, थर्ड स्टेट था, से क्या रख लिया? नेशनल असेंबली घोषित कर दी। ये प्रश्न जरूर आएगा कि तीसरे स्टेट ने स्वयं को कब नेशनल असेंबली घोषित किया? 20 जून 1789 को किया। तो 20 जून 1789 को किन्होंने? थर्ड स्टेट के लोगों ने टेनिस कोर्ट में जो इकट्ठे हुए, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। ठीक है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, याद करने हैं आपको, बस याद कर सुन लोगे तो हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो वीडियो देख रहा है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने एक खास मित्र को शेयर जरूर करें ताकि और अच्छी वीडियो लेकर आए आपके लिए। अगला पॉइंट, इधर पूरे फ्रांस में महंगाई, अफवाहों का बाजार गर्म था, जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन भी होने लगे थे। भाई आपको पता है क्यों? क्योंकि कर बढ़ा रहे थे। भाई टैक्स बढ़ाएंगे तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था, जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे। और 14 जुलाई 1789 ये घटना घटी बेटा। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध गुस्साई भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया। बास्तिल का किला क्या था? निरंकुश शक्ति का प्रतीक, बताऊंगा आगे। तो बास्तिल के किले को तोड़ दिया और वहाँ पे जो 7 कैदी थे उस समय, 7 कैदी, राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। और जब उन्होंने राजा के इस बास्तिल किले को तोड़ा तो जब से क्रांति की शुरुआत हुई। तभी ये डेट स्वर्णिम अक्षरों में आज भी लिखी गई है कि 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, या दुनिया में पहली बार क्रांति फ्रांस में हुई, और ये 14 जुलाई 1789 को हुई। तो ये बास्तिल का किला तोड़ दिया। अब बास्तिल का किला क्या था? बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। निरंकुश शक्ति क्या होती है बेटा? जिन शक्तियों पे कोई अंकुश ना लगा सके, यानी राजा जो कहेगा वो करना पड़ेगा। तो बास्तिल का किला तोड़ दिया। कब तोड़ दिया बेटा? 14 जुलाई 1789 को जनता ने। ठीक है, किसका प्रतीक था? ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन, अभी पूछूंगा आपसे 1 नंबर वाले भी, मल्टीपल चॉइस भी और ऑप्शन वाले। तो आप देखोगे कि यही सर कह रहे थे क्वेश्चन आएंगे और यही आ रखे हैं। आगे, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके, भाई जब इसको लगा कि भाई 90% लोग, मैंने बताया ना 10% थे वो, 10 करोड़ 90 करोड़ तो ये थे उदाहरण के रूप में। तो 90% जब अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई सोलवा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। कब मान्यता दी? ये डेट भी याद रखनी, 4 अगस्त 1789 को। ये कुछ डेट है। 5 मई को क्या हुआ? मीटिंग बुलाई गई। डेट ईयर यही चल रहा है। 14 जुलाई को क्रांति शुरू की गई और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने जितने भी राजक कर थे, करों, कर्तव्यों, बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश, उन्मूलन मतलब खत्म करने का आदेश पारित कर दिया। तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों,
कर्तव्यों बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। किसने? नेशनल असेंबली ने। नेशनल असेंबली क्या है? थर्ड स्टेट के लोगों ने मिलके बनाई थी ना नेशनल असेंबली, ठीक है, जून में, 20 जून को। देखो बेटा, ये और ये तीनों डेट महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और 1791 में फ्रांस में राजतंत्र, भाई पहले निरंकुश तंत्र था, भाई राजा था, निरंकुश था, फिर राजतंत्र आया। अभी भी राजा है पर निरंकुश नहीं होगा। संवैधानिक राजतंत्र कब आया भाई? 1791 में। डेट याद रखनी है बच्चों, 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। जो नया संविधान बना बेटा, उसके कुछ रूल थे, वो सुनेंगे। रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिलेगा। सक्रिय मतलब एक्टिव नागरिक। अब एक्टिव कौन है भाई? सभी एक्टिव होते हैं जो पुरुष थे। पहले कंडीशन, वोट कौन दे सकता है? जो पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 साल से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे वो लोग, ठीक है। यानी कि भाई जो नहीं कर चुका पाया वो टैक्स नहीं देगा। तो यूँ मानो कि बहुत कम लोगों को वोट डालने का अधिकार था 1791 संविधान के अनुसार, ठीक है। और महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय कहा गया, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जो विकलांग है वो भी शामिल है, गरीब भी। तो निष्क्रिय किसे कहा गया बेटा? महिलाओं व अन्य पुरुषों। यानी ये 3 कंडीशन फॉलो करने वाले पुरुषों को छोड़ के अन्य पुरुष निष्क्रिय हैं, कोई काम के नहीं है, ठीक है। अगला, और राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया। यानी जो पावर पर राजा के हाथ में थी, अब राजा की पावर को कार्यपालिका, जैसे हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया। कब? 1791 में, नए संविधान के अनुसार। आ रहा है कुछ समझ में कहानी? देखो मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। कहानी फ्रांस की है। क्रांति कब हुई? समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। 2 तरह के कर थे, टाइड और टाइल, ठीक है। सारा टैक्स थर्ड स्टेट के रोक चुकाते थे। लुई 16वां राजा बना 1774 में, ठीक है। वह बुर्बो राजवंश का था, रानी का नाम एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की थी। भाई जब वो राजा बना तो राजकोष खाली था। क्या कारण थे? ये सब ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, एक एक पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा, एक बार की मेहनत है, एक बार आपने नोट कर लिया तो आपके पास टेंशन खत्म, ठीक है। सही कह रहा हूँ, अच्छे नंबर आएंगे हिस्ट्री में, 100 में 100 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10 अगस्त 1792 में को जैकोबिन क्लब बनाया गया। किसने बनाया? रोबेस्पियर ने। इसका पूरा नाम है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने एक जैकोबिन क्लब बनाया 1792 में और नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। भाई 1791 में नई शासन व्यवस्था आई थी ना, अभी पता है आपको, नेशनल असेंबली वाली, उसका विद्रोह रोबेस्पियर ने किया। अब बोलो सर ये क्या सीन है? भाई इसमें भी कुछ कमियां थी, तो रोबेस्पियर ने किया, ठीक है। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। राजतंत्र से कोई देश गणतंत्र बना। गणतंत्र मतलब जहाँ पे लोग वोट डालकर अपना नेता चुनते हैं। तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया और निर्वाचित असेंबली का नाम अब कन्वेंशन कर दिया। कन्वेंशन, ठीक है बेटा। अब आपकी कन्वेंशन कहानी, पहले थर्ड स्टेट था, वो तृतीय स्टेट था, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं। फिर वो नेशनल असेंबली बनी, है ना बेटा, पता ना आपको, नेशनल असेंबली खुद को कर दिया 20 जून को। उसके बाद 21 सितंबर 1792 का उसका नाम कन्वेंशन बन गया। यानी वो थर्ड स्टेट के लोग हैं, कन्वेंशन बन गए, ठीक है। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। ये भी याद रखना कि राजा को फांसी कब दी गई और कुछ समय बाद उसकी रानी को भी दे दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी दे दी गई, ठीक है बेटा, याद रखना, फांसी दी गई। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट याद आ गया मुझे। जो बेटा नेशनल असेंबली बनी थी, इसके 2 नेता थे। कहाँ है वो? ये नेशनल असेंबली बेटा, इसके 2 नेता थे, मीराबेओ और शिए अबे, ठीक है, आबे शिए। तो मीराबाओ आबे शिए, मीराबाओ है एक तो, और एक आबे शिए। शिए आबे गलती थी मैंने, आबे शिए, तो बिहारी बोलते हैं आबे शिए। वैसे मीराबाओ आबे शिए क्या है? ये 2 नेता थे जिसने नेशनल असेंबली घोषित करवाई, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट कन्वेंशन कर दिया गया। 21 जनवरी 1793 को लुई सोलवा को फांसी दे दी गई। एक और ये कहते हैं आतंक का काल किसे कहते हैं। 1793 से 94 के दौरान रोबोस्पियर ने क्रूरतापूर्व राज्य किया। कैसे किया भाई, ये राजा बना तो इसने कहा कि जो भी जिसके ऊपर भी देशद्रोह का आरोप पाया जाएगा उसे फांसी दी जाएगी। और फांसी किस पे, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया था। गिलोटिन क्या होता है बेटा, एक लकड़ी का ऐसे तख्ता होता है, जैसे ये मान लकड़ी के तख्ता है, इसके बीच आरी होती है, मुंडी फंसा के गला काट देती है, गिलोटिन बोर्ड। तो 1793-94 के काल को आतंक का काल कहते हैं। क्यों, बहुत सारे लोगों को फांसी चढ़ाई गई थी इसलिए। ठीक है बेटा, बहुत सारे लोगों को फांसी चढ़ाई गई थी। और जून 1794 में रोबेस्पियर खुद को भी चढ़ा दिया गया, क्योंकि इसने भी कुछ गलत काम किए थे, यानी कि देशद्रोह किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासक मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। अब पहले थर्ड स्टेट में नेशनल असेंबली के पास था, अब शासन किसके पास आ गया, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन थे बेटा, ये बताया था मैंने आपको, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, व्यवसायी, ये सब इनके पास। पहले था राजा के पास, राजा के बाद आया था नेशनल असेंबली के बाद, असेंबली के बाद आया आपका ये रोबेस्पियर के पास, रोबेस्पियर के बाद मध्यम वर्ग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक नया रूल बनाया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जैसे डायरेक्टरी को नियुक्त किया। डायरेक्टरी क्या होता है, कार्यपालिका, डायरेक्शन देने वाला, डायरेक्टर से बना डायरेक्टरी को नियुक्त किया, जो फ्रांस का शासन देखती थी। 5 सदस्यों की एक टीम थी जिसे डायरेक्टरी कहते हैं, वो फ्रांस का कामकाज देखती थी। लेकिन अक्सर विधान परिषद में उनके हितों का टकराव होता था, यानी कि 5 लोग आपस में लड़ते थे, भाई ये करो, ये ना करो, ये करो। तो ये था, इसका फ़ायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट। ये भाई साहब, इस कहानी का मेन हीरो तो ये है, जो हम 10वीं में इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, नेपोलियन ने। कहानी समझाता हूँ एक बार। 3 स्टेट थे, 2 स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता था, तीसरे स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। राजा ने मीटिंग बुलाई टैक्स बढ़ाने के लिए, वो लोग बाहर आ गए, टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए 20 जून को, और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। मिराबाओ, अबेशिये 2 नेता थे इनके। ठीक है, उन्होंने नया राजतंत्र रहा, जिसमें 25 साल के बंदों को वोट डालने का अधिकार है। इसके बाद रोबेस्पियर ने गरीब लोगों का, जिसमें मोची वाले, जूते वाले, सारे गरीब थे, जैकोबिन क्लब बनाया। याद रखना, रोबेस्पियर ने जैकोबिन क्लब बनाया। बेटा ये महत्वपूर्ण प्रश्न आया रखा है एक बार। जैकोबिन क्लब बनाया रोबेस्पियर ने। इसमें कौन कौन शामिल था, जितने भी गरीब आपको देखे लिख देना, मोची, जूते बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, दिहाड़ी मजदूर, पटरी वाले, रेडी वाले, सारे इसमें शामिल थे जैकोबिन क्लब में। जैकोबिन क्लब किसने बनाया था, रोबेस्पियर ने। किसने बनाया बेटा, रोबेस्पियर। इस बंदे ने जैकोबिन क्लब बनाया था। याद रखना, जैकोबिन क्लब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, पूरा नाम है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, इसमें जितने भी गरीब थे, मोची, जूते, इन्होंने कहा। इन्होंने फिर शासन किया, फिर इनको भी मार दिया गया। फिर शासन आया डायरेक्टरी के पास शासन आया। डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना, और 1799 में उसने डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया और 1804 में राजा बना। ये डेट याद रखनी है। फ्रांस का नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना, 1804 में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। वाटरलू, और 1815 में मर गया था वो। 1804 में राजा बना कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, और 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई, उसे बंदी बना लिया गया और मार दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को 3 चीज़ें दी हैं, हमारे संविधान में भी है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। बंधुत्व को भाईचारा कहते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को क्या दिया, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। हमारे संविधान में है ना, हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को स्वतंत्र, प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब है ना। और अधिकार भी है ना हमारे देश में, तो मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व को दिया। और एक और मेन, 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से, जितने भी फ्रांस ने कब्जा कर रखा था उपनिवेश, दास प्रथा खत्म किया गया। दास प्रथा मतलब बहुत बुरी प्रथा है, लोगों को हथकड़ी पहना के, उनको निशान बना के उनको बेचा करते थे। कहाँ, अफ्रीका से लेके आते थे दासों को, और यूरोप, कैरेबियन द्वीप में बेचा करते थे, चीनी के लिए, कॉफ़ी की खेती करने के लिए। ये इतने गंदे लोग थे उस समय।
तो दास प्रथा बहुत बुरी प्रथा है, उसको ख़त्म कर दिया गया। कब ख़त्म हुआ? 1848 में फ्रांस में। और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1946 में मिला। महिलाओं ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम भी बताऊंगा आपको जब इसके हम कुछ और पॉइंट करेंगे। तो महिलाओं को मतदान का अधिकार 1946 में मिला। जितने भी डेट बताए गए हैं बेटा कॉपी में लिख लो, जरूर आनी पेपर में। ये 10 नंबर का चैप्टर आएगा बेटा, 10 नंबर का, एक चैप्टर 10 नंबर का। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है फर्स्ट टर्म में। पूरा नज़र डालते हैं एक बार। ये देखो बेटा, तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है। सामाजिक विभेद थे, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। राजनीतिक दृष्टि से अब फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, इसके कारण है बेटा। सामाजिक कारण क्या थे? समाज वर्गों में बटा हुआ था, सामाजिक भेदभाव था, मध्यम वर्ग का उदय। राजनीतिक कारण, राजा अयोग्य था, विशेष अधिकार मिले होते लोगों को। तत्कालिक कारण, नए कर, जो मेन जो कहते हैं ना आग में घी जलाने का काम किया, उसे कहते हैं तत्कालिक कारण, यानी इमरजेंसी। इसकी वजह से क्रांति हुई, वरना रुक जाती क्रांति। लुइस 16वां ने नए कर लगाने का प्रस्ताव जो पास किया तो। और आर्थिक कारण तो पता ही है कितना गरीब था भाई, 12 अरब लिरवे। हाँ, लिरवे यहाँ की राजकीय मुद्रा है, जैसे यहाँ पे रुपये चलता है वहाँ पे लिब्रे। नोट कर लो बेटा, लिब्रे यहाँ की फ्रांस की राजकीय मुद्रा है। वहाँ की मुद्रा क्या है? लिब्रे। तो उस पर 12 अरब लिब्रे कर्ज था, राजकोष खाली था, जीविका संकट और कर व्यवस्था। और फिर नए नए सुधारक, ये देखो नाम आ गए, रूसो, मिराबेओ, आबेशिये। तो मिराबेओ आबेशिये किसका संबंध है? नेशनल असेंबली से। और रूसो का संबंध किससे? रूसो ने एक पुस्तक लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल, सॉरी सा आएगा, मैं मिटा के दोबारा करता हूँ। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है। ये आएगा परीक्षा में। और मिराबेओ आबेशिये का संबंध किससे बेटा? नेशनल असेंबली से, ठीक है। अब बाकी कुछ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए वीडियो को एंड करते हैं, या थोड़ा और करवा दूँ बच्चों आपको? तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ, है ना। ये करवा दो, फिर क्वेश्चन आंसर की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तो 1774 डेट याद होगी आपको, क्या हुआ था इस दिन? 5 मई 1789 को क्या हुआ था बेटा? ये भी आपको पता हो क्या हुआ था? क्या मीटिंग बुलाई गई थी नए करों को पास करने के लिए, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया है ऊपर ध्यान से देखो वीडियो को और भर के देखो। 20 जून को क्या हुआ? तीसरे स्टेट के लोग इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 14 जुलाई को क्या हुआ बेटा? बास्तिल के किले को तोड़ दिया गया और फ्रांसीसी क्रांति शुरू की गई। 4 अगस्त को क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने सारे पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 10 अगस्त 1789 क्या हुआ? जैकोबिन के लोगों ने विद्रोह कर दिया और 1791 में फ्रांस राजतंत्र बन गया। क्या बन गया? राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संवैधानिक राजतंत्र 1791 में। 10 अगस्त 92 में क्या हुआ था बेटा? 10 अगस्त 92 में देखो मैं बताता हूँ, कहाँ है 10 अगस्त 92 में रोबेस्पियर ने क्या किया? जैकोबिन क्लब के लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये लाइन लिखेंगे 10 अगस्त को कि जैकोबिन क्लब जो रोबेस्पियर ने बनाया था, क्या कर दिया इसने? विद्रोह कर दिया नई शासन व्यवस्था के खिलाफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। 21 सितंबर को क्या हुआ? गणतंत्र बन गया। राजतंत्र से गणतंत्र बन गया। कौन? फ्रांस गणतंत्र बन गया, लोगों का देश, शासन का देश, गणतंत्र बना। ये मैं सबसे मेन डेट तो ये लगती है मुझे। और एक ये 14 जुलाई वाली। 21 जनवरी को फांसी दे दी गई। जुलाई 1794 में क्या हुआ बेटा? जुलाई 1794 में एक नई व्यवस्था आई। देखो जुलाई 1794 में क्या हुआ बेटा? जून में हुआ डायरेक्टरी शासन आया। कौन सा आया बेटा? डायरेक्टरी शासन आया जुलाई 1994 में, ठीक है बेटा। 26 अक्टूबर 1795 में क्या हुआ भाई? इसमें एक घटना घटी थी, उसको भी देख लेते हैं फटाफट हम। इसमें नहीं है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं मेन घटना की ओर। 1804 में नेपोलियन राजा बना फ्रांस का। 1815 में वाटरलू के युद्ध में मारा गया वो, ठीक है। 48 में दास प्रथा का अंत और 46 में महिला को वोट डालने का अधिकार मिला। तो एक ये रह गया बेटा हमारा, बाकी सारा हो गया। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद आपको बुक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अंकों के साथ 10वीं की और 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करें।